दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। और व्यास जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार आप दुबई से यहाँ कुरुक्षेत्र चले आए जी। तो दुबई से आपके कुरुक्षेत्र पहुँचने के पीछे की क्या कहानी है वो मुझे तो मालूम पड़ चुकी है, हमारे दोस्त जानना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे लिए। और आपने कहा कि कुरुक्षेत्र में आया हूँ, उसका कारण बता दूँ मैं आपको। तो ऐसा है कि मैं आपकी क्वेस्ट देखा करता था और डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के तकरीबन 150-200 के आसपास मैंने यूट्यूब पे उनके जो क्वेस्ट पे जो भी वो बोलते थे उसको मैंने सुना। और मैंने साथ ही साथ सहज अभिव्यक्ति पार्ट 3, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है एज इट इज़ पार्ट 3, वो भी मैंने लिखी। लोटस ब्लूम पब्लिकेशन करके एक मेरा पब्लिकेशन है, इंडिया में ही है वो, और उस पब्लिकेशन के तहत मैं पब्लिकेशन अपने खुद के पब्लिकेशन करता हूँ। तो 5 बुक्स मेरी आ चुकी थी और ये 6ठी बुक थी। और इधर क्वेस्ट आपका मैं देखता रहता था, तो मुझे क्वेस्ट को देख के लगा कि डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा इसका रिव्यू लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा लगा। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे मुझे नहीं मालूम। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में। तो उनके थ्रू हमने किसी से कांटेक्ट किया और जब हिम्मत सिंह सिन्हा का नंबर हमको मिला तो हमने उनसे बात की दुबई में। दुबई से रहते हुए हमने बात की और हमने कहा कि ऐसे ऐसे करके एक बुक है और उसका आपको रिव्यू लिखना है। तो कहले ठीक है, आप आ जाइए, आप इतना महान काम कर रहे हैं, क्योंकि दुबई में रहते हुए हिंदी का परचम लहरा रहे हैं आप, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। आप जब भी आएँ यहाँ पे तो आप अपनी पांडुलिपि मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा जब भी आएगा क्या मतलब है। मैं तो 15 दिन या 17 दिन के बाद उनके यहाँ पहुँच गया सीधा कुरुक्षेत्र और मैंने उनको पांडुलिपि थमा दी। तो उसके बाद करीब 4 बार मैं आया यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि वो रिव्यू लिख दें इसका। आप देखिए कि 27 जनवरी को मैं यहाँ अंतिम बार आया और मैंने उनसे रिव्यू लिखने के लिए रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसका रिव्यू लिख दूंगा। और साहब 8 फरवरी को वो ब्रह्मलीन हो गए और ब्रह्मलीन होने से करीब 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले उन्होंने इस बुक का रिव्यू लिखा। और इतना अच्छा रिव्यू लिखा, इतना बढ़िया रिव्यू लिखा कि अगर आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या लिखा इसके अंदर। और आपने रिव्यू की बात की है तो हम इसको पढ़ ही देते हैं। हाँ, यस बिल्कुल। तो कितने कमाल की बात है कि एक अपनी जिज्ञासा से और कहीं ना कहीं इंट्यूटिव रहे आप, देख के अंदाजा हुआ कि भी ये व्यक्ति हैं जो ऐसा करेंगे। और एक तरह से गुरुदेव ने अपने जीवन का अंतिम साहित्यिक कार्य आपकी इस भूमिका के रूप में कर दिया। हाँ। तो गुरुदेव इसमें लिखते हैं, और उस समय जब ये रिव्यू उन्होंने लिखा तो काफ़ी कमज़ोर, बीमार, उस तरह के वो रहे। और मुझे लगता है कि वो गुरुजी ने पूरा का पूरा वो बोला, उनके थ्रू वो आई सारी बातें। और जो प्रेम भाई ने उसमें मदद की पूरे काम में। उन्होंने डिक्टेट किया, उनके हस्ताक्षर हैं। तो सब मित्रों के लिए मैं चाहता हूं कि गुरुदेव की वो मैं बातें पढ़ सकूं, रिव्यू पढ़ सकूं। विशेष पूर्व वाक्य आप इस तरह से लिखते हैं। ये विशेष मैंने लगाया, उन्होंने तो पूर्व वाक्य कहा, लेकिन मैंने विशेष लगाया है कि ये पूर्व वाक्य नहीं, ये विशेष पूर्व वाक्य। जी। तो गुरुदेव ने आगे लिखा है, प्रस्तुत पुस्तक सहज अभिव्यक्ति पार्ट 3 में सुधि लेखक श्री के.बी. व्यास ने अपने अंतर्भावों, अपनी आंतरिक अनुभूतियों
और अपने अर्जित ज्ञान की अभिव्यक्ति बहुत ही सरल पर प्रभावी ढंग से की है, जिससे उनकी जो कृति है वो बहुत ही भावोत्तेजक रचना बन गई है। उन्होंने जो ज्ञान की व्याख्या की है वह बहुत ही तार्किक ढंग से की है। ज्ञान में सत्य का तथा अर्थ का प्रत्यय सन्निहित रहता है। श्री व्यास के ज्ञान के दोनों प्रकारों अर्थात संसक्तता और संवादिता का प्रयोग अपने ज्ञान की व्याख्या करने में किया है, जिसके कारण अति गंभीर विषय भी बोधगम्य हो गए हैं। प्रस्तुत रचना में संस्कृति से संबंधित अनेक विषयों पर अपनी लेखनी से प्रकाश डाला गया है, इसलिए यह पुस्तक अति ज्ञानवर्धक बन गई है। बहुत से गंभीर विषयों पर बहुत गहन विचार किया गया है और अति गंभीर विषयों को भी सरल तथा बोधगम्य बना दिया गया है, जो सुधी पाठकों को संस्कृति के विभिन्न अंगों और प्रत्यंगों को समझने में बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। विद्वान लेखक ने अपने हृदय के उद्गार और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में भावों को शब्दों के सुंदर परिधान से अलंकृत करके उकेरा है। सभी भी विषयों पर, चाहे वो मन और हृदय, सत्य, सुंदर है, शाक्य मुनि, बुद्ध या समझ हो, सभी को बहुत ही सरस ढंग से प्रकट किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सुधी लेखक एक उद्भट विद्वान हैं। जितने तार्किक ढंग से उन्होंने विषयों की विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की है, इससे सिद्ध होता है कि उन पर वाग्देवी की अनुकंपा है। ये जो सेंटेंस लिखा ना उन्होंने, हालांकि मैं तो इस काबिल नहीं समझता अपने आप को, लेकिन उन्होंने लिखा कि जिस तरह से मैंने लेख लिखे हैं, जिस तरह से मैंने बातों को अभिव्यक्त किया है, वो बातें बहुत गहरी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरस्वती की कृपा है इस पे, वाग्देवी की कृपा है। तो और इसमें तो हमेशा की तरह इसमें भी पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे वो एनालाइज भी कर रहे हैं और साथ में आशीष भी दे रहे हैं, या दोनों चीज़ें। और हमने एक और चीज़ देखी व्यास जी इसमें, ये कि क्योंकि गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी असत्य भाषण नहीं करते थे, तो हमने व्यक्तिगत रूप से ये देखा कि जो उन्होंने कहा वो हमेशा सिद्ध होके रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ, और वो कहते वैसे इतना सरल ढंग से थे, हम सबको, मुझे भी कई बार लगता था गुरुजी ने वैसे कह दिया, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका कहा ईश्वर ने टाला। हाँ। रचना बहुत ही ज्ञानवर्धक है। पुस्तक की भाषा इतनी सरल है कि साधारण व्यक्ति भी विषयों को समझने में थोड़ी भी कठिनाई का अनुभव नहीं करेगा। वह शब्द रचना में पारंगत हैं, भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है, परंतु उनकी अभिव्यक्ति में कहीं भी भाषा का स्तर गिरने नहीं दिया है। शैली प्रभावी है, पाठक के हृदय में न केवल हर्ष उल्लास पैदा करेगी, अपितु संस्कृति के विभिन्न विषयों को आत्मसात करने में भी भावोत्तेजक सिद्ध होगी। देखिए, गुरुजी का जो पूरा का पूरा विमर्श हम देखते हैं, वो लगता है कि वो दार्शनिक हैं, कुछ और हैं। हमें तो बहुत बार ये लगता है गुरुजी संस्कृति कर्मी रहे, उनको संस्कृति से बड़ा लगाव रहा, उसी की वो व्याख्या करते रहे। वो चाहते रहे कि ऐसी संस्कृति में हम रहें, उसको हम गढ़ सकें, उसको सब तक पहुंचा सकें, जिसमें स्वतः ही व्यक्ति का जीवन जो है एक आदर्श जीवन की ओर बढ़ सके। तो वही बारंबार वो पुट देख रहे हैं इसमें। पाठक इसको अपना सौभाग्य समझेंगे कि इतने गूढ़ और दार्शनिक दृष्टि से गंभीर विषयों पर भी सहज ढंग से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर उन्हें इस पुस्तक से प्राप्त होगा। हम लेखक को इतनी गंभीर अभिव्यक्तियों के लिए साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं यह रचना लोक मंगलकारी सिद्ध हो। देखिए ये शब्द, हाँ, लोक मंगलकारी। और यही मेरा उद्देश्य था कि लोगों तक पहुँचे ये बात और उनका मंगल हो। ये भावना, और वैसे कहते हैं इंट्यूटिवनेस उनको शायद पकड़ में आ गई थी, ऐसा मुझे लगता है कि उनको ये बात पकड़ में आ गई थी कि मैं किस भाव से लिख रहा हूँ
और किस भाव से पुस्तक का मुझे रिव्यू करना है। तो बहुत सी बातें हैं जिसमें ये बात उस वक़्त जब उनकी डेथ हो गई, जब वो ब्रह्मलीन हो गए, तो मुझे प्रेम जी का मैसेज आया कि ही इज़ नो मोर। फिर आपने भी मैंने वो वीडियो भी देखा। तो 3-4 दिन बाद मैंने सोचा कि यार मैं चाहूँ तो इसको दुबई में भी लॉन्च कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो जोधपुर में भी लॉन्च कर सकता हूँ जहाँ मैं करता आया हूँ, लेकिन क्यों ना इसको मैं कुरुक्षेत्र में लॉन्च करूं, कुरुक्षेत्र में इसका लोकार्पण करूं और उसी जगह पे करूं जहां पे जहां पे सिन्हा जी की कर्मस्थली है। और फिर मैंने जो प्रोसीजर होता है, जो बातचीत होती है, गीता विद्या निकेतन में उन लोगों से बातचीत की और फिर उन लोगों ने भी बहुत सहर्ष वो राज़ी हो गए। और इस तरह से करते हुए कल जो है 26 तारीख को वो लोकार्पण हो ही गया। तो मैं समझता हूँ कि हिम्मत सिंह सिन्हा जी का ही आशीर्वाद है कि जो मन में मैंने सोचा और दृढ़ रूप से सोचा वो फलित हो गया। और कमाल की बात ये है, जोधपुर के मूलतः रहने वाले, दुबई में अपनी कर्मस्थली आपने रखी, कुरुक्षेत्र में चलिए हमसे आप मिले या गुरुजी से आप मिले, हम तो थोड़ा सा परिचय लोगों से। हम तो सिर्फ कुरुक्षेत्र में आए इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुरुजी रहते थे। मैं अदरवाइज़ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। ठीक है, वो मेरी वाइफ ने यहाँ से MSc किया था मैथ्स में, लेकिन वो ठीक है, वो कुरुक्षेत्र से जुड़ना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ इसलिए हुआ कि डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी गुरुदेव जो हैं वो यहाँ पे थे। अच्छा, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब दुबई पहुँचते हैं वो किस साल जाते हैं, और आपने फिर वहाँ पे जो ये कार्यभार संभाला एक तरह से माँ हिंदी की सेवा का, तो उसमें फिर आप कैसे एक तरह से जुड़ते हैं, उस काम को कैसे आप अपनाते हैं, वो बढ़ पाता है? दुबई में वैसे हमारे 3-4 ग्रुप हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार में सहायता करते हैं, और हम करीब उसमें 70 से 80 लोग हैं सब ग्रुप्स में मिला के। हाइकू एक कविता की विधा है जिसको भी मैं काफ़ी सालों से वहाँ प्रचारित और प्रसारित कर रहा हूँ, और मैंने एक हाइकू के ऊपर भी किताब निकाली थी, हाइकू इंद्रधनुष, तो उसको भी मैं निकालता हूँ, उसको भी मैं सबसे मतलब वो भी एक क्रिया का हिस्सा है। और सहज अभिव्यक्ति पार्ट 1 पार्ट 2 भी मेरी पहले आ चुकी हैं। सहज अभिव्यक्ति पार्ट 1 जो है वो आई थी 2016 में, और सहज अभिव्यक्ति पार्ट 1 आई थी 2016 में, और पार्ट 2 आई थी 2018 में, 2018 या 19 में आई थी। और फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में बैठ के मैंने सहज अभिव्यक्ति भाग 3 लिखी। और तो वहाँ क्या है कि कुछ लोग महीने में एक बार मिलते हैं, हिंदी के प्रेमी हैं सारे लोग। और पहले पूर्णिमा वर्मन जी वहाँ पे थी, वो अब लखनऊ में आ गई हैं, लखनऊ में रहती हैं वो। 12 साल 13 साल वहाँ पे हिंदी का, और वो हिंदी में वो चौपाल एक करके चौपाल वहाँ पे हुआ करता था। हम सब मिलते थे और फिर कुछ न कुछ साहित्यिक हमारी चर्चा होती थी। अब जो है वो 70-80 लोग जो हैं वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ये साइड में है हम लोगों का, किसी का बिज़नेस है, किसी का कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई बिज़नेस करता है। तो ये सबके अपने अपने काम हैं, लेकिन सबका हिंदी से लगाव है। उसकी जो लॉ है उसको ज़िंदा रखे हुए। हाँ, वो हिंदी के परचम को हमने
लहराया हुआ है। और इस बात को सिन्हा जी 1 मिनट में समझ गए कि अरे वाह, आप तो दुबई में हिंदी का परचम लहराते हैं, तो मैं ज़रूर आपके हिंदी लूँगा। तो और इसके अलावा अगर जैसे मैं इसके देख रहा था जो टॉपिक्स हैं, आपकी जो अनुभूतियां हैं वो सत्य सुंदर है, प्रेम, शाक्य मुनि बुद्ध, समझ, ध्यान, ऊर्जा, अनुभव, मन और आनंद, सौंदर्य, ज्ञात अज्ञात, मन और हृदय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विचार, रिसर्च, कैसे हो, दुख सुख, वाणी, संतुष्टि, हार या जीत, भावना और विचार, लगन, समर्थन, विरोधाभास, ध्वनि और प्रकाश, धर्म क्या है, नींद, कर्म और मन, सत्य का अन्वेषण, सोचना और करना। तो एक तरह से पूरे जो आपके आर्टिकल्स रहे तो उनका एक कंपाइलेशन ये रहा, ये पूरी किताब ये रही। और इसमें भी अगर हम देखें तो एक तरफ हिंदी है और एक तरफ अंग्रेज़ी है कि जो हिंदी नहीं भी समझ पा रहे हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन है। क्योंकि क्या है कि अरब वर्ल्ड में तो लोग हिंदी समझते नहीं हैं, हिंदी पढ़ नहीं सकते, तो अरबिक लोगों को पढ़ने के लिए इंग्लिश चाहिए। हालांकि वो तो अरबी में चाहते हैं कि अरबी में हो, लेकिन हिंदी से फिर अरबी में ट्रांसलेटर कोई अभी मुझे मिला नहीं है, तो हिंदी से इंग्लिश में अगर वो लिखा हो तो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं जो लोग इस तरह की बुक्स को पढ़ते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश हो जाता है। फिर जो भारत के हैं वो हिंदी पढ़ लेते हैं। और भारत में भी मतलब आप देखिए कि कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कहते हैं अरे हिंदी तो पढ़ी नहीं जाती हमसे, हिंदी हम बोल लेते हैं, घर में बात कर लेते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, तो वो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अब जो हिंदी में पढ़ने वाले वो हिंदी में पढ़ लेते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ने वाले वो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाता हूँ मैं। इस बुक को डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने ट्रांसलेट किया है। और अच्छा, दिल्ली से हाँ, हमारे मित्र जो एक बार बात हुई थी। हाँ, तो वो बहुत ही बढ़िया ट्रांसलेशन था। मतलब आप देख लीजिए अब तक की जितनी भी ट्रांसलेशन मैंने करवाई हैं, मैं हर बुक की करवाता हूँ, लेकिन ये जो सहज अभिव्यक्ति पार्ट 3 का जो ट्रांसलेशन है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो किया है वो वाकई बहुत अच्छा है। वो कमाल के आदमी, अपनी ही तरह का जुनून और सिद्धस्त हैं उसमें। तो आखिर में बस 2 बातें हम आपसे और जानना चाहेंगे, फिर उसके बाद इस बातचीत को समेटना चाहेंगे। पर ये रिलेशन जो आपका कुरुक्षेत्र से बना, एक तो रिलेशन बना रहे हम ये चाहेंगे। यस और गुरु जी के प्रेम की लौ आपके अंदर ऐसे ही जगमगाती रहे और हम सबको प्रेरणा देती रहे जी। एक तो ये है कि जो परदेश में बैठ कर जब आप हिंदी को विचारते हैं तो हिंदी के विषय में आप मुख्तसरन क्या कहना चाहेंगे हमें? देखिए, हिंदी ऐसा है कि अब मैं बचपन से हिंदी बोलता ही आया हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, हिंदी में मैंने पढ़ाई की है, तो हिंदी से प्रेम मेरा बहुत सहज है, बहुत नेचुरल है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं हिंदी में बात करता हूँ। मैं अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ जो सहज अभिव्यक्ति है और आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम माँ के पास जाके बैठ जाते हैं, हाँ, बिना किसी औपचारिकता के, हाँ, उनकी छाया में एक तरह से जाके। हाँ। तो ये जो मैं दिल्ली में रेडियो जॉकी भी रहा था 1992 से लेकर 1992 में FM शुरू हुआ था, अगर याद हो आपको तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास 4 मेट्रो सिटीज़ में FM चैनल शुरू हुआ था और पहले 6 FM रेडियो जॉकीज़ में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, तो वो भी हिंदी में था। और उस वक़्त एक प्रोग्राम आया करता था मेरा 12 बजे से 1 बजे तक, ज़ीरो शो, हिंदी का प्रोग्राम था वो। उसको मैंने, उसके 3 अंश इस पुस्तक में मैंने समेटे हैं प्रेम वाले टॉपिक के अंदर। तो हिंदी और उर्दू, उर्दू तो इसलिए क्योंकि रेडियो करता था मैं, बहुत 17 साल मैंने रेडियो जॉकी काम किया। हिंदी उर्दू का जो भेद भी है वो उतना नहीं है जितना वो कई बार लग जाता है। वो बड़ा एक दूसरे के साथ मिलके चलने वाला मामला है। तो वो कहते हैं कि
माँ और मौसी वाला रिश्ता हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसा है। तो तो इस तरह से आपकी जो लगातार यात्रा है हिंदी के साथ वो जी। जारी रही, और वही हम देखते हैं कि शायद वही, या तो आपकी व्यक्तित्व शुरू से ऐसा रहा होगा, पर जिस तरह से पूरे भावालोक है आपका, उसी तरह से फिर हिंदी का भी जो सहज रिश्ता हम सबके साथ का है। जी। और हमारे जीवन की बहुत सारी शायद जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों के मूल में एक बड़ी परेशानी ये भी है कि हिंदी के रूप में जो हमारे पास एक मरहम का काम कर सकता था, जो एक जी, औजार, एक मौका, जी। उसकी हमने वैसी कदर की नहीं, उसको उस तरह से जिया नहीं जैसे उसको जिया जा सकता था। हाँ, मजबूरी है या औपचारिकता कह लें, वो संबंध कहीं ना कहीं वैसा बन के रह जाता है। हाँ, वो समय चेंज होता है, टाइम चेंज होता है। एक ज़माना था जब पाली भाषा बोली जाती थी, उसके बाद अवधी भाषा बोली जाती थी, उसके बाद हिंदी बोली जाती है। आने वाले समय में कुछ और भाषा बोली जाएगी। तो ऐसे भाषाओं का परिवर्तन समय के साथ साथ होता रहता है। तो इस बात को लेकर मैं इतना परेशान नहीं होता। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लोग अपने अंतस में क्या महसूस करते हैं, उसे आप अभिव्यक्त करने के लिए भाषा चुनते हैं, उसे आप कहने के लिए भाषा चुनते हैं, तो वो आप किसी भी भाषा में कह सकते हैं। पर क्योंकि परिवेश की हमारे हिंदी भाषा है, उसमें कहेंगे तो ज़्यादा आसानी से कह सकेंगे। तो बिल्कुल वही बात है कि मैं हिंदी परिवेश से पला बड़ा हूँ और इसलिए बहुत सहज रूप से इनसे जुड़ गया हूँ। और दूसरा, आप फिर वही बात, वहीं पर गुरुदेव से ही बात एक तरह से शुरू हुई, तो उन्हीं पे हम इस बात को चाहेंगे कि वो छोड़ने ले जाके। तो गुरुजी को मुझे ध्यान आता है कि आप गर्मियों के दिन थे, हम यहीं पे मिले थे, यहाँ इसी होटल में, इसी होटल में आप रुके हुए थे, नीलकंठ में होटल में, जब आप और हिम्मत सिंह जी सिन्हा गुरुदेव वो दोनों साथ आए जी। तो गुरुजी को अगर आप एक तरह से याद कर रहे हैं, तो उनके विषय में आप अपनी स्मृतियों किस तरह साझा करना चाहें? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा वो निकले। मतलब उनका ज्ञान अथाह था। आप देखें, जहाँ तक नज़र जाती है हमारी, क्षितिज तक जहाँ तक नज़र जाती है, वहाँ तक सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान था उनके पास। और वो ज्ञान भीतर भी उतरा हुआ था। ऐसा नहीं था, क्योंकि ज्ञान का भी अहंकार हो जाता कई बार। उनको 1% भी अहंकार नहीं था। ज्ञान उनके जीवन में उतरा हुआ था, ज्ञान आत्मसात हुआ था। और बुद्ध की एक बात है, अप दीपो भव। उनके अंदर का दीपक कहीं जल चुका था, ऐसा मुझे लगता है। वो हमेशा प्रेरणा ही रहे मेरी। 1.5 साल बहुत कम समय होता है, और उसमें भी सिर्फ 4 बार मिलना। लेकिन वो जो 4 बार था, जो वो अपने विद्या भारती स्कूल में भी लेके गए, वहाँ पे मैंने काम देखा। वहाँ पे साइड में उनके बेड लगा हुआ था। 2 बजे तक वो रहते थे वहाँ पे। 2 बजे के बाद 4 बजे घर आते थे, फिर खाना खा के रेस्ट करते थे। फिर वो 4-5 बजे लोग आना शुरू हो जाते थे, 8 बजे तक लोग आते रहते थे। तो मैंने कहा, 94 ईयर्स के आपकी एज हो गई है, आप थकते नहीं हैं? तो वो हंसने लगे कि नहीं, मैं तो मुस्तैद होकर खड़ा हो जाता हूँ और किसी को मना नहीं करता हूँ। कोई पता नहीं दिल्ली से है, कोई पता नहीं चंडीगढ़ से है, कोई आप दुबई से आए हैं, कोई कितनी, हमें क्या पता कि कोई कितनी दूर से कितने तामझाम छोड़ के और मिलने के लिए, और हम उससे कह दें कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुस्तैद होकर खड़े हो जाते थे हम। तो ये कुछ है कि ये एक सीख है एक। मैं भी अब जब से ये घटना मेरे साथ घटी, उन्होंने ऐसा कहा, मैं भी किसी को मना नहीं करता। सच में यही रहा। और गुरुजी का तो एक तरह से उनको ही देखते हैं कि वो जल रहे जीवन दीप शिखासम, तो वही है कि वो। और सच में कई बार हम तो, क्योंकि
सबसे बात होती है, बात करते भी हैं कि गुरुजी का ज्ञान तो बहुत है, बहुत बहुत ज्ञान, जैसे आपने भी कहा कि क्षितिज तक, पर जब उनका वो व्यक्तित्व देखें तो वो उससे भी परे चला जाता है। वो मनुष्य की सबसे आदर्शतम स्वरूप जो संभव है इस पंच तत्व के शरीर में, वो उस तरह के वो अवतारी थे। आप तो डेफिनेटली मेरे से अधिक जानते होंगे और जानते ही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा ये बात कि उससे भी परे चली जाती है बात, ज्ञान से भी परे चली जाती है बात। I do not know. He was a real gentleman. चलिए, एक और चीज़ ऐसा लगता है कि जहाँ से भी गुरुजी के बारे में ऐसी चर्चा सुने तो मन होता है कि उनको छू लें, उनसे मिल लें और एक बार फिर से गुरुदेव को अनुभव करें। तो अभी बातचीत लंबी हो गई है, बाकी तो फिर बातचीत चलती रहेगी, इसको फिलहाल समेटेंगे। और गुरुदेव जहाँ पर भी हों उनकी हम सब पर एक दृष्टि हमेशा बनी रहे। मुझे तो लगता है कि अभी इस वक्त वो यहीं है, इसी गार्डन में है। जी। वो कहीं और नहीं है कि वो यहीं बैठे हैं वो। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कल लोकार्पण में भी यही कहा, वो यहीं पे हैं। और ये सजगता से कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि वैसे हाँ, ऐसे सजगता से कह रहा हूँ। उन्हीं की गुरुदेव की सर्वव्यापी अनुभूति को हमारा सादर प्रणाम है।